हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही शानदार और जानदार क्लास, हर क्लास हमारी शानदार, हर क्लास हमारी जानदार और उससे भी जानदार आप लोग और उससे भी शानदार मैं। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 के डिसिप्लिन 3 से। इससे पहले वाली 2 क्लास में और उससे पहले वाली 4 क्लास में हमने ऑलरेडी मतलब टोटल अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत सुंदर पढ़ाई करी है। आज की क्लास में हम फिर से वही करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 डिसिप्लिन 3 में हम आ चुके हैं। बहुत सुंदर सेक्शन है। लो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 5 करोड़ का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल इज नॉट अट्रैक्टिव। थोड़ा सा हिंदी इसको काट दो। ये देखो, निम्नलिखित में से किसके कारण प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आकर्षक नहीं होती। इनमें से किन मेथड्स के चक्कर में, किन चक्करों में जो टीचिंग लर्निंग है प्राइमरी क्लास में वो अट्रैक्टिव नहीं होती। पहली बात, एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग। भाई बिल्कुल रटने पे ध्यान होता है, खासकर वो टेबल याद करो, 2 1 जा 2 2 4 4 2 4, वो सब चीजें याद करो। सेकंड इज अटेंशन इज नॉट पेड टू अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। जब पहले आई गया कि हमारा ध्यान ही रोट लर्निंग पे है, तो हमारा ध्यान अंडरस्टैंडिंग पे, एप्लीकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट में क्यों ही होगा। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमारी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। बोथ 1 and 2 इज ऑप्शन राइट। आ सेंटेंस, बेसिकली इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। आ लॉट ऑफ पीपल डैश टर्न्ड अप फॉर द शो, हैव, वाज, इज, हैज। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक निमिषा बंसल मैम की टॉप 120 रूल्स की क्लास नहीं देखी तो मेक श्योर अगर आप देख ले, उसमें यही बताया गया। अगर पूछे आ लॉट ऑफ आ लॉट ऑफ आ जाए, आ ग्रेट ऑफ आ जाए, आ नंबर ऑफ आ जाए, है ना। तो करना क्या है। अगर आ लॉट ऑफ आ जाए, आ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, आ नंबर ऑफ आ जाए, अगर उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। बट अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हो, पीपल इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि वॉज नहीं है पहली बात, हैज नहीं है, इज भी नहीं है, हैव। ठीक है। और अगर आप बोलते सर यहाँ वॉज क्यों नहीं आया, टर्न्ड अप और वॉज हैव। ठीक है। वॉज के बाद वर्ब की वैसी फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि हैव या फिर हैज में से एक ही ऑप्शन आना था, तो हैव आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। डैश मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट विच इज नेवर इंक्लूडेड इन द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। बेसिकली उपलब्ध स्थितियों की, संसाधनों का सबसे बेहतर तरीके से उपयोग, उसे हम क्या कहते हैं। ये पर्दा पता नहीं आज क्या करके मानेगा। उसे हम क्या कहते हैं। एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन नहीं भाई। रिप्रेजेंटेशन तो और कुछ होगी, रिप्रेजेंटेशन तो ये थोड़ी होती है, उसको तो रिप्रेजेंट करना होता है किसी को, है ना। और मेकिंग कनेक्शंस नहीं। तो एक ही बस ऑप्शन बचा, ऑप्टिमाइजेशन। हम बोलते हैं ना, वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर टाइम, ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्सेज, मतलब कि सबसे ज्यादा हमें अपने टाइम को एफिशिएंट बनाना है, हमने हमें अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन इज द करेक्ट उत्तर। बाकी ये ऑलरेडी ना 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 49 में मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 49 में ये क्वेश्चन मेंशन्ड है, जिसमें हमने बात करी गई है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखो कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक, तीसरा है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, और चौथा है ऑप्टिमाइजेशन। उसमें यही लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन मींस यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कंडीशन एंड रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट विच इज नेवर इंक्लूडेड इन द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। ये मार्क में अभी करके लाया, ऑलरेडी मैंने क्लास में करवा रखा है। तो मेक श्योर अगर आपको बिल्कुल सटीक कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, टू द लेवल ऑफ डी ट्रिपल एस पी आर टी, आप डी ट्रिपल एस पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिए सारी डिटेल्स क्या है, क्या नहीं, कहाँ कोर्स मिलेगा, ट्रायल क्लासेस कहाँ मिलेंगी, इस चीज़ों का वर्णन सारा डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। चलें आगे। इसके अलावा यूज ऑफ पैटर्न्स भी है, रिप्रेजेंटेशंस भी है, रीजनिंग एंड प्रूफ भी है, मेकिंग कनेक्शंस भी है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी है। तो ये चीज़ें इस मैथ्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। पॉइंट इज क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस इंट्यूटिव थिंकिंग। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने वही बताया, पिछली अगर किसी ने क्लास देख ली हो, ये आंसर की हिंदी में आई थी,
जिसके बाद कन्वर्ट किया तो ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ इसका ट्रांसलेशन बना है। वैसे ही इस पेपर में भी हुआ है। इसमें शायद सही है टेक्स्ट बुक पे। हाँ टेक्स्ट बुक में सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस इंट्यूशनल थिंकिंग। तो कौन इनमें से कौन सी इंट्यूशनल थिंकिंग है? देखो भाई, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस विद टेंजिबल मटेरियल्स थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ थॉट in various tangible ways, to be able to reason with ideas without the need of tangible content। मतलब पहले में हमें क्या होना, पहले हमें पहले ऑप्शन में हमें टेंजिबल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिन्हें हम छू सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी जितनी नॉलेज है वो डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमें टेंजिबल चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं, टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, ठोस चीज़ें। टेंजिबल चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ आइडिया, सिर्फ दिमाग से किसी का उत्तर या फिर नॉलेज अपनी डेवलप कर सकते हैं। एक बार देख लो, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट विद कंक्रीट मटेरियल, असल में ये है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट विद कंक्रीट मटेरियल्स थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ आइडियाज इन वेरियस कंक्रीट वेज, टू बी एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट नीड ऑफ कंक्रीट मटेरियल। दूसरी है, दूसरी जो है ना, इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग। पहली है इंट्यूशनल थिंकिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी 504 ब्लॉक एक 504 कहाँ गया, 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 43 मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ मैंने बहुत गंदी मार्किंग कर रखी है, इसका मतलब समझ जाना मैंने बहुत तगड़े तरीके से समझा रखा है। तो दो टाइप की थिंकिंग है, इंट्यूटिव थिंकिंग है और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। आप देख पा रहे हो, इंट्यूटिव थिंकिंग मीन्स लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद कंक्रीट मटेरियल्स थ्रू एक्सपीरियंसिंग आइडियाज इन वेरियस कंक्रीट वेज। तो इंट्यूटिव थिंकिंग क्या है, जब हम कंक्रीट मटेरियल से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स बीइंग एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट नीड ऑफ कंक्रीट मटेरियल। तो ये अब क्वेश्चन इसका इंट्यूटिव, अगले साइड शिफ्ट में आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्लस एक क्वेश्चन आपको देखने को ये मिलेगा कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। उसमें रिफ्लेक्टिंग, इन्वेंटिंग, इमेजिनिंग, प्लेइंग विद आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग और जर्नलाइजिंग इंक्लूड होता है। ये भी आपको एक पॉइंट क्वेश्चन आगे आने वाले पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ थी। कंजक्चर का एक सवाल देखने को मिलेगा आगे आने वाले पीवाईक्यूज में, कंजक्चर क्या होता है ना। तो मतलब सवाल तो बहुत मिलेंगे, ठीक है। कहाँ गया, तो ये पहला है इंट्यूटिव थिंकिंग, दूसरा है रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग। दूसरा तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो ओनली वन इज द राइट उत्तर। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सिर्फ 10% बच्चों ने उत्तर दिया है, मतलब कि आपका ध्यान है बस बोथ 1 और 2 लगाने पे, है ना। ध्यान है बस कहीं ना ये दिख जाए बोथ 1 और 2 और लगा दो फटाफट, यहाँ ध्यान है सबका। अगला, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, गॉड पहली बात आ जाएगा तो थीस आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम एथिस्ट। एथिस्ट मतलब जो भगवान में बिलीव नहीं करता, ठीक है। और एक भगवान की बात करिए, जो एक भगवान में बिलीव करता है, एक का मतलब मोनो, तो मोनोथीस्ट। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। टू बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब देखो, अब ना जहां जिस किताब से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, तो वहां पे क्या है, अब उनको इंग्लिश में मिला होगा सवाल, क्योंकि इंग्लिश का सवाल तो इंग्लिश में रहेगा ना। देखो जो इंग्लिश का सवाल आया है ऑफिशियल पेपर में, वो ऑफिशियल आंसर की में इंग्लिश का ही मिलेगा। अब इन भाई साहब ने जिन्होंने किताब छापी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि इंग्लिश का है नहीं, हर चीज को ट्रांसलेट करके रख दिया। अब ये इंग्लिश का सवाल, इसको भी ट्रांसलेट कर दिया। टू बी ऑल ईयर, सभी कान है, एस्केप पनिशमेंट, दन से पलियान, समझ रहे हो। तो भाई ये जितने भी बुक बाग छापने वाले हैं, थोड़ा सा इनसे ध्यान रखो। मेक श्योर आप अपनी बुक खुद सेलेक्ट करो देख दाख के, ठीक है। जिन्हें यही नहीं पता इंग्लिश का सवाल कैसे, इंग्लिश का सवाल कहाँ से कॉपी किया कहाँ से नहीं, इंग्लिश का सवाल है नहीं, बस कर दिया ट्रांसलेट, तो वो तो क्या मतलब, समझ पा रहे हो। तो जो भी मतलब बुक इज नॉट खराब कोई भी, पर जब भी आप बुक ले रहे हो और ले ली है तो जरा उसको दिमाग खोल के पढ़ो। तो आपको पेपर में ये हिंदी वाला नहीं मिलेगा भाई, ये हिंदी वाला नहीं मिलेगा। टू बी ऑल ईयर्स मतलब किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनना। आप थ्रू टू बी ऑल ईयर से ही समझ पा रहे हो। एस्केप पनिशमेंट नहीं, सिवियर एज कंट्रीब्यूशन फॉर नहीं, ट्रांसफर नहीं, तो टू लिसन ईगरली और क्यूरियसली। आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा, मुझे पता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड्स कैन यूज इन क्लासरूम सिचुएशन, इनमें से कौन कौन सी चीज़ों का हम क्लासरूम में
सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ गुड्स, बिल्कुल ठीक बात है, टीचर गुड्स का अरेंजमेंट करवा सकता है, चीज़ों का अरेंजमेंट करवा सकता है, बेस्ड ऑन कोई चैप्टर चल रहा हो या फिर कुछ भी चल रहा हो, उसके हिसाब से अपना अरेंजमेंट चीज़ों का करवा सकता है। ये लर्निंग मेथड्स है। वर्क इन मीनिंगफुल सिचुएशंस, बिल्कुल ठीक बात है भाई, मीनिंगफुल सिचुएशन में काम करेगा बच्चा जब भी तो कुछ मीनिंगफुल लर्निंग उसकी होगी। तीसरा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस वेज, वो अलग तरीके से पढ़ा के दिखा सकता है। लेक्चर मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, है ना, प्ले वे मेथड हो गया, मतलब पढ़ाने का मतलब तरीका अलग अलग तरीकों से वो करवा सकता है। तो और रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई तो रिप्रेजेंटेशन, या फिर अगर बात करें एड्स की, ऑडियो विजुअल एड्स की, कहने का मतलब हर चीज़ वो कर सकता है। ये पॉजिटिव पॉइंट है ना, आप समझ गए होगे। तो 1 2 एंड 3 इसके तीनों के तीनों पॉजिटिव पॉइंट है, और इसके तीनों ही उत्तर हो जाएंगे। पॉइंट इसके कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफिशिएंट का हमें अपोजिट बताना है। प्रोफिशिएंट का अपोजिट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किलफुल, अडेप्ट और कॉम्पिटेंट, है ना। तो एबल प्रोफिशिएंट का मतलब फिट भी ऑलमोस्ट, प्रोफिशिएंट का मतलब कॉम्पिटेंट का ऑलमोस्ट, मतलब इनकॉम्पिटेंट नहीं, इनकॉम्पिटेंट का मतलब नॉट स्किलफुल, ठीक है, नॉट स्किलफुल। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की पहली स्टेज कौन सी है? मेंटेनिंग द सोशल गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। आप सभी को पता है पहली पॉइंट, पहला ये जो स्टेज है वो यही है, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। इसमें कुछ देखने वाला चीज़ थी नहीं। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। वही, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आंसर की में एज इन हिंदी आया था, अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। सेम टेक्स्ट बुक वालों ने भी यही किया है, हिंदी में ऑफिशियल आंसर की में आया था, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया। तो ये जो स्टेटमेंट बनी है ये असल में इसकी स्टेटमेंट है ही नहीं, समझ पा रहे हो। और बाहर देश का अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो गया, फिर कोई मैथमेटिशियन हो गया, वो किस में देगा स्टेटमेंट? इंग्लिश में तो देगा। अब ये चाह कर भी उसकी असली स्टेटमेंट नहीं है, या फिर ये चाह कर भी इसकी असली स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, कुछ मिलते जुलते वर्ड्स मिल सकते हैं, बट असली स्टेटमेंट ये नहीं है। हाँ, ऑफिशियल पेपर में आपको आंसर जो स्टेटमेंट है वो ठीक मिलेगी, उसकी आप चिंता मत करो। बाकी मैंने आपको लिख दिया, ये पेपर में आई हुई स्टेटमेंट है। ये किसने बोला? अ प्रॉब्लम दैट इज पोज्ड रिप्रेजेंट एन आउटपोस्ट टू बी टेकन, अ सिंपल एंगेजमेंट इन आवर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अननोन। उसने बोला, बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा हो या फिर आपने ऑलरेडी एनएस पढ़ी हो, तो यहाँ पे मैथ्स की बात करेगी। जब मैथ में हमारे कोई प्रॉब्लम आती है, उसे आप समझो एक आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट कोई पहाड़ी पे, ठीक है। टू बी टेकन, टू बी टेकन मतलब आपको उसको ध्वस्त करना है। आपको प्रॉब्लम को क्या समझना? आउटपोस्ट, आउटपोस्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है? चौकी, जिसको आपको ध्वस्त करना है, जिसको आपको लड़ के या फिर युद्ध करके ही ध्वस्त करना है। तो बस वही बात करी गई है, जो हम जानते नहीं उसको हमें लड़के ध्वस्त करना है, उसको आउटपोस्ट समझ लो। तो ये किसने बोला है? तो अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ये इंग्लिश की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, यहाँ पे ठीक लिखी होगी, फाइन, ये ठीक लिखी हुई है, एनजे फाइन, जॉर्ज पोयला, जीन पियाजे और रिचार्ड स्कैम्प। अगर आपको याद हो तो मैंने आउटपोस्ट से याद करवाया था भाई। देखो आप, अगर आप आउटपोस्ट से इलीगली जाओगे, फिर आउटपोस्ट से जाओगे, तो आपको फाइन जमा करना पड़ेगा, तो एनजे फाइन। बस ये पूरी स्टेटमेंट याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कभी भी कोई सवाल आ जाए मैथमेटिक्स का जहाँ पे आउटपोस्ट की बात करी गई है, डेट इज फाइन, सिंपल बात है। कोई दिक्कत? याद करो ना, आउटपोस्ट पे जाओगे या फिर उसको पार करोगे या फिर जो भी उसे हमला करोगे तो फाइन देना पड़ेगा, बात क्लियर होगी, है ना। 504 ब्लॉक के एक पेज नंबर 41, 504 देखो ये लिखा हुआ, ये रहा एनजे फाइन, बिल्कुल ये सेम लाइन। उसके बाद एक और हिलबर्ट थीसिस थी, हिलबर्ट थीसिस, इसकी भी एक इतनी लंबी स्टेटमेंट है, आज तक तो आई नहीं है मतलब अभी तक, बट मैं बता देता हूँ। ये है हिलबर्ट, हिलबर्ट क्या? हिलबर्ट, हिलबर्ट का मतलब हिल, हिलबर्ट से लिया जाएगा। अब अगर आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, अगर आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं जब हम कहीं ऊपर चढ़ते हैं? भाई नीचे मत देखना, ऊपर ही देखना। अब किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो आप, इतनी ऊंची पे, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, अपने वो कैनिपर्स वगैरह जो भी है वो लेके चढ़ रहे हो, तो वो क्या करोगे? क्या नीचे देखो? नहीं देखोगे ना नीचे। तो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग, क्या करनी है? फॉरवर्ड लुकिंग। तो जिसने बोला मैथमेटिक्स इज फॉरवर्ड लुकिंग, तो वो हिलबर्ट। आसान सी चीज है, याद हो गया, याद हो गया आपको, एक बार बता दिया, याद होगा, बात ही खत्म होगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात, जॉर्ज पोयला की किताब कौन सी? मैथमेटिकल डिस्कवरी, मैथमेटिकल डिस्कवरी। बाकी मैं चीज़ आपको ऐसी याद करवा दूंगा, है ना। ये वाली पिछली बार आई गया था सवाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये PYQ जो शिफ्ट एक था उसमें आई गया था सवाल, है ना। कहाँ गया? खुल जा सिम सिम, ये क्या खुल गया? ये रहा एनजे फाइन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में ना बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। सिर्फ पहला जो ब्लैक वाला है वो पढ़ना, सिर्फ जो ब्लैक वाला है।
ये जो क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल आंसर की में एज इन हिंदी आया है। अब हुआ क्या, जहां से मैंने जिस किताब से क्वेश्चन उठाया उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया और टेक्स्ट बुक वालों ने भी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ठीक है बट आंसर ही बदल गया है। ठीक है, पहले आप हिंदी में पढ़ो। गणित की कौन सी प्रकृति सुस्पष्टता तथा परिशुद्धता से संबंधित है तथा संदेह तथा अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। इंग्लिश में देखो क्या बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्वियस बाय नेचर ऑफ मैथ इज रिलेटेड टू प्रिसीजन एंड द मैसेज लीव्स नो रूम फॉर एम्बिग्विटी। ठीक है, इसमें देखो विच नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज रिलेटेड, कहां गया, इज रिलेटेड टू क्लैरिफाई एंड प्रिसीजन एंड लीव्स नो रूम फॉर डाउट एंड एम्बिग्विटी। तो देखो थोड़ा बेस्ड ऑन क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद आप उत्तर दे दो कि भाई जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, जो एक्यूरेट हो, जिसमें बिल्कुल प्रिसीजन हो, तो वो एक्यूरेसी होगा। बाकी तो और कोई ऑप्शन इसमें लग नहीं रहा है ना। क्लैरिटी की बात आ गई, प्रिसीजन की बात आ गई, बिल्कुल करेक्ट की बात आ गई, कोई भी डाउट नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी। बट असल में क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इज which nature of mathematics deals with the accuracy and exactness and leaves no scope for doubt and ambiguity। ये असल क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आया है। यहाँ पे एक्यूरेसी वर्ड का इस्तेमाल है, बट यहाँ पे देखो जब इन्होंने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कन्वर्ट किया, यहाँ पे ये प्रिसीजन हो गया और यहाँ पे ये प्रिसीजन है। ऑप्शंस में सटीकता, यहाँ पे एक्यूरेसी दिया हुआ है। एक्यूरेसी यहां पे भी देख रहे हो आप, एक्यूरेसी दिया हुआ है, बट एक्यूरेसी कभी ऑफिशियल पेपर में था ही नहीं। एक्यूरेसी का इस्तेमाल बस यहां है। इस सटीकता को हमें जब कन्वर्ट करोगे प्रिसीजन, देखो भाई वही एक गूगल ट्रांसलेट की मर्जी है, गूगल ट्रांसलेट की मर्जी है। ये परिशुद्धता, सटीकता, कभी वो एक्यूरेसी दिखा देगा, कभी वो प्रिसीजन दिखा देगा, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट मतलब सेम है। समझ पा रहे हो कहने का मतलब? तो असल क्वेश्चन ये है जो पूछा गया था, और ऑप्शन भी इसमें कभी एक्यूरेसी ऑप्शन पूछा ही नहीं गया। यहां पे प्रिसीजन था, क्या था, प्रिसीजन, जो कि मैंने यहां लिख दिया प्रिसीजन। तो इसका उत्तर ये है। समझ पा रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? बाकी अगर कोई ऐसा भी होता, आपने उत्तर सही दिया था, कोई दिक्कत उसकी बात है नहीं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों बिल्कुल सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 151? हाँ, रुको ये वाला ना मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, 2 सेकंड रुकना। लो भाई 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 33, यहां से क्वेश्चन उठाया गया है और पेपर में ना ये लाइन दी गई है, इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस एंड लीव नो स्कोप फॉर डाउट एंड एम्बिग्यूटी। तो इसका उत्तर प्रिसीजन है। पॉइंट इज क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। एक स्टेटमेंट अच्छी है की जरवा साहब की, ये कर लेना याद। ठीक है, बाकी एक बार आगे पी बाई क्यू बाई तब याद करवा दूंगा। ठीक है, कहाँ चला गया? पॉइंट इज क्लियर? तो इसका उत्तर क्या, प्रिसीजन। अगला, वन हु अटेंड्स टू द टीथ, जो कि दांतों को देखता है। तो इसमें ऑक्यूलिस्ट है। ऑक्यूलिस्ट इज बेसिकली ऑप्टिशियन, जो कि आंखों का डॉक्टर होता है। मर्सर इज बेसिकली टेक्सटाइल मर्चेंट, जो कि कपड़ों का व्यापार करता है। अंडरटेकर इज बेसिकली वो आदमी जो बॉडी को तैयार करता है दबाने के लिए, दफनाने के लिए, वो अंडरटेकर होता है। और डेंटिस्ट आपको पता ही, आप सभी ने इसका उत्तर सी दे दिया होगा, इसका उत्तर है डेंटिस्ट। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सेम मीनिंग बताना है एक्टिव का सेम मीनिंग बताना है। तो एक्टिव आपको पता है क्या होता है, सक्रिय। तो स्लॉथफुल मतलब सुस्त, इंडोलेंट मतलब सुस्त, लेथार्जिक मतलब सुस्त। तो एक ही बच गया एनर्जेटिक, बाकी सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा। ये स्लॉथफुल, इंडोलेंट और लेथार्जिक तीनों ही सेम है, मतलब कि सुस्त होना, इनएक्टिव होना, पैसिव होना। 154, the logic which uses known results, definition and rules of inference to prove something is called डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक। तर्क जो ज्ञात परिणामों की परिभाषा का उपयोग करता है और कुछ साबित करने के लिए निष्कर्ष के नियमों को कहा जाता है। बेसिकली यार ये ना आज पता नहीं क्या दिक्कत है, ये रुक ही नहीं रहा एक जगह पे। ठीक है, तो अब यहां देख लो, ये असल में ये क्वेश्चन
जो आंसर की आई उसमें इंग्लिश में ही था, अब इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया। अब हिंदी में देखो ये डिडक्टिव लॉजिक क्या बनाते, घटिया तर्क। बताओ अब इस किताब पे तुम क्या विश्वास करोगे भाई, पहले बता रहा हूं, खासकर पार्ट बी के सवालों पर ना गूगल पर, ना गूगल पर, ना जेमिनाई पर, ना चैट जीपीटी पर, इनमें से किसी पर भी विश्वास मत करना, पहली बता रहा हूं। अगर आप कोई, हाँ मतलब ये ठीक हो सकते हैं पर ये नहीं कि हर बार ठीक हो सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये खुद का जो इन खुद की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि प्रॉब्लम इज अगर आप ध्यान से कभी जेमिनाई पे सर्च करोगे या फिर चैट जीपीटी पे ना, वो रिजल्ट सही कुछ ना कुछ डेटा उठाता है। अब क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही अवेलेबल है, जैसे आप ये सर्च करोगे ना, टेक्स्ट बुक का ही पहला लिंक आएगा, और जेमिनाई की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो इस टेक्स्ट बुक वाले चीज से ही लिंक्ड होगी। मैं आपको आगे आने वाले उसमें दिखाऊंगा वो कैसे लिंकिंग करता है ना टेक्स्ट बुक से, वो आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव, जिसमें हम भाई रिजल्ट्स का, डेफिनेशंस का इस्तेमाल करें और कुछ प्रूव करने के लिए, ऑलरेडी हमारे रिजल्ट्स है, डेफिनेशंस है, रूल्स है, तो वो कौन सा हो जाएगा, डिडक्टिव लॉजिक। सबने कर दिया उसका ठीक। अगर मैं देख लेता हूँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, इसमें देखता हूँ 54 भाई 36% बच्चों ने दिया है कि मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने इसका इंडक्टिव लॉजिक भी लगाया है, क्योंकि आपका लॉजिक खराब है इसलिए आपने इंडक्टिव लॉजिक लगाया, बाकी इसका उत्तर बहुत ही सटीक था और बहुत ही लाइक नॉर्मल था, डिडक्टिव लॉजिक दिख रहा था। बाकी पेज नंबर 31 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पेज नंबर 31, बिल्कुल सेम लाइन। This kind of logic which uses known results, definitions, rules of inferences to prove something is called deductive logic। ये मैं अभी मार्क करके लाया, ऑलरेडी क्लास में कवर करवा चुका हूँ, तो बस ये है डिडक्टिव लॉजिक। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्तर डिडक्टिव लॉजिक, ओनली वन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोयला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन मैथमेटिक्स आर फ्रेम्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, कितने टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर एम्स हैं, थोड़ी सा क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी में आया था तो यहाँ कन्वर्ट किया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत, इसका आप ध्यान रखना। देखो मैं ना आपको रेडी करके चल रहा हूँ, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स इन मैथमेटिक्स आर देयर इन स्कूल एजुकेशन, शायद आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, बट जिसने एनआईएस पढ़ी हो वो नहीं हो पाएगा। दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो एम्स है, एक नैरोअर एम है, एक ब्रॉडर एम है, समझ गए। नैरोअर एम है, ब्रॉडर एम है, 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 47, 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 47, ये आप देख लो, एम्स ऑफ एजुकेशन। पहली बात, इनका इन भाई साहब जो डेविड व्हीलर की डेफिनेशन है वो याद रखना। डेविड कहाँ चला गया, रुको एक बार, क्या हो गया पता नहीं। डेविड व्हीलर की डेफिनेशन याद रखना, करवा दूंगा अभी याद। दूसरी डेफिनेशन एनसीएफ 2005 की, एनसीएफ 2005 की डेफिनेशन में मैथमेटाइजेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि एनसीएफ में हमारा मेन काम ये था कि बच्चों को रटवानी नहीं, बच्चों को हमें मैथमेटाइजेशन सिखाना है कि कैसे वो अपनी जर्नल रियल लाइफ कंडीशंस में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। तो सिंपल सी बात है, एनसीएफ की डेफिनेशन में मैथमेटाइजेशन आना ही आना है। तो याद हो गया एनसीएफ 2005 की। जॉर्ज पोयला के हिसाब से दो काइंड ऑफ एम्स थे एजुकेशन में, जो कि ब्रॉडर एम है, नैरोअर एम है, ये इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग 2022 में भी और 2019 में भी आने वाले पेपर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं आपको तब करवा दूंगा। बाकी अगर आपको अभी करना है तो एक बार आप देख लेना, इसी में लिखे हुए हैं इसमें कौन कौन से नैरोअर एम है और कौन इसके ब्रॉडर एम है। पॉइंट इज क्लियर। प्लस डेविड व्हीलर ने बोला कि मोर इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, की ज्यादा मैथमेटिक्स सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको मैथमेटाइज मतलब कैसे उन रूल्स को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। प्लस इधर मैथमेटाइज है, इसको याद रखना, और इधर मैथमेटाइजेशन है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि एनसीएफ की जो डेफिनेशन में मैथमेटाइजेशन आएगा, ठीक है। डेविड व्हीलर है, या बाकी तो आप इसको याद कर लो कि जिसकी डेफिनेशन मैथमेटाइज आएगा, सिंपल दो चीजें, मैथमेटाइज आ गया तो डेविड व्हीलर, अगर मैथमेटाइजेशन आ गया तो एनसीएफ 2005। बाकी डेविड व्हीलर है, व्हीलर मतलब व्हील मतलब गाड़ी, गाड़ी से मोर एंड मोर, गाड़ी को चलाने से पहले क्या होना चाहिए, आपको मोर एंड मोर यूजफुल टू नो, मतलब कि आपको पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन है गाड़ी के बारे में, कहाँ क्लच है, कहाँ इसका ब्रेक है, कहाँ इसका रेस है, कहाँ इसका ड्राइविंग स्टीयरिंग है, कहाँ इससे इंडिकेटर होगा, समझ रहे हो। तो मोर यूजफुल टू नो, आप गाड़ी चलाने से पहले अगर सीख लो तो अच्छी चीज़ है, तो मोर यूजफुल टू नो आ गया, व्हीलर से आप याद भी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो दो एम है, नैरोअर और ब्रॉडर।
ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, इनह्यूमेन, अमानविक। तो अपोजिट बताना है तो ह्यूमेन आ जाएगा। बाकी सोरो, रिच, अनविलिंग आप सबका मतलब पता है, बहुत इजी पॉइंट्स है। वन ऑफ द जॉन बी वॉटसन मेन प्रैक्टिकल इनोवेशन, जो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किए थे ना पिछली क्लास में, जो 11 नवंबर शिफ्ट एक थी, उसमें क्या बताया था? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या ट्राई किया था हमारे वॉटसन साहब ने? डी कंडीशनिंग ऑफ किसकी? फियर्स की ना। डी कंडीशनिंग ऑफ फियर्स ही तो किया था। तो वही बोला हुआ है, जो मेन प्रैक्टिकल था उसमें उन्होंने किस चीज की डी कंडीशनिंग करी? लव की फियर की। जॉन बी वुडसन के प्रमुख व्यवहारिक नवचारों में से एक निम्नलिखित में से किसकी डी कंडीशनिंग के लिए एक विधि है? प्यार की, डर की। भाई किसकी डी कंडीशनिंग करी? डी कंडीशनिंग ऑफ फियर, है ना। तो ओनली 2 इज द राइट उत्तर। पर मैं यहाँ देख पा रहा हूं सबका ध्यान ही बोथ 1 एंड 2 लगाने में है, सिर्फ 10% बच्चों ने उत्तर की इसका सही दिया है। समझ पा रहे हो? मैक्सिमम बच्चों का ध्यान ही बोथ 1 एंड 2 में लगाने, इसका उत्तर है ओनली 2। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, ओनली 2 दिखा देता हूं। ये पिछली क्लास में मार्क करवा दिया था ना आपको, प्रैक्टिकल वन ऑफ द वॉटसन्स मेजर प्रैक्टिकल इनोवेशन वाज द मेथड फॉर डी कंडीशनिंग ऑफ फियर्स। तो किसका डी कंडीशनिंग करनी थी? फियर्स की, लव की नहीं, डी किसकी? फियर की, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया अभी तक कैसे क्या क्या नहीं। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे चलते हैं। सबने कर दिया होगा। Which of the following is the basic set of mathematical concepts that are required in all subjects and also involved in mathematics curriculum at the elementary school level? तो basically ये बोला है कि mathematical concepts में ऐसे कौन कौन से concepts आते हैं जो कि हमारे थ्रू आउट दी लाइफ काम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणाओं के मूल समूह है जो सभी विषयों में आवश्यक है, फिर हमारे थ्रू आउट दी लाइफ में काम आएंगे, जो हमें प्राथमिक विद्यालय में सिखाई जाती हैं? तो ऑपरेशन ऑन नंबर एंड नंबर्स, स्पेशल थिंकिंग, तो ये भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। और अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले 504 ब्लॉक 1 में। बाकी मैं फिर से दिखा देता हूँ। बेसिकली 3-4 चीजें हैं या फिर 3 ही चीजें आपको दिखाता हूँ क्या है। ये दो तो है ही, ऑपरेशन ऑन नंबर्स हम एलिमेंट्री में सीखते हैं, और स्पेशल थिंकिंग हम एलिमेंट्री में सीखते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12। Development of mathematical concepts. The 3 basic group of mathematical concepts that are essential in all topics included in mathematics curriculum at the elementary school levels are, 3 ग्रुप है, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स, पहला ये है, दूसरा स्पेशल थिंकिंग, और तीसरा मेजरमेंट। तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये चीजें करी थी। नंबर एंड नंबर ऑपरेशन में याद आएगा डेवलपमेंट ऑफ नंबर कंसेप्ट, प्री नंबर कंसेप्ट, मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग, सब्सिटाइजिंग आ जाएगा। उसके बाद नंबर कंसेप्ट, काउंटिंग, काउंटिंग के बाद इसी में चीजें आएंगी, यूज ऑफ न्यूमरल्स, ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट कंसेप्ट। समझ गए? तो ये सारी एक बार चीजें आप देख लेना। बेसिकली 3 बेसिक आप मान लो ग्रुप्स हैं, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, स्पेशल थिंकिंग एंड मेजरमेंट। तो 3 चीजें हैं, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर? 3 चीजें हैं, तो 1, 2 और एक मेजरमेंट भी है, बोथ 1 एंड 2। और अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगी, क्या मेजरमेंट है, इट है, इसमें बताना है मैं एरर, एरर कहाँ पे है। इट हेल्प्ड हर टू गॉट रिड ऑफ हर सुपरस्टिशियस बिलीव। तो एक बहुत ही सुंदर रूल है जो कि मुझे बहुत प्यारा और आसान लगता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू गॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा टू गेट। तो यहीं पे दिक्कत है, बस सिंपल सा रूल है, बहुत आसान रूल है, बहुत आसान। और ये देखो ये चीजें ना कि सर हमें तो दिखानी है, आपको कैसे दिख गया? ये आपको थ्रू प्रैक्टिस ही आएंगी। अब मुझे पता लग गया ना, देखो मैंने प्रैक्टिस कर रखी एक्सटेंसिव। अब मुझे पता है जहां पे टू आए तो मुझे मेक श्योर ये करना है कि टू के बाद एक बार वर्ब की चेक करनी है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको पता लग जाएगा, हाँ भाई अच्छा हर क्वेश्चन में जहां टू दिखेगा पर ना चेक कर लो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। समझ गए वो चीजें बस। चलो जी। यंग चिल्ड्रन अप्रोच सिंपल और डिफिकल्ट टास्क बोथ विद सेम अनब्रिडल्ड एंथुसियाज्म। छोटे बच्चे सरल और कठिन कार्यों को समान बेलगाम उत्साह के साथ करते हैं। वे ऐसा कार्य करते हैं मानो ये सब कुछ याद कर सकते हैं। समकालीन शब्दों में उनके पास किसकी कमी है? यंग चिल्ड्रन बेसिकली वो हर टास्क को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर टास्क को अपनी सेम एनर्जेटिक एंथुसियाज्म के साथ करते हैं। कहने का मतलब ये, उन्हें फर्क ही नहीं पता सिंपल और डिफिकल्ट टास्क में, और ये सोचते हैं कि वो सब कुछ याद कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल उनमें किस चीज की लैक है, किस चीज की कमी है, किस चीज से वो लैक कर रहे हैं? देखो मेटा क्रिएटिव अवेयरनेस कुछ नहीं होती, ये जबरदस्ती। देखो पता है क्या पॉइंट इज कि उनको ये पॉइंट लाइन कहीं मिली,
यहाँ लिख एक पूरी लाइन मिली जहां पे उन्होंने आखिरी में डाल दिया डैश, और यहाँ उनके पास एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन बनाने के लिए उन्होंने यहाँ डाल दिया मेटा क्रिएटिव अवेयरनेस, जो कि कुछ असल में एग्जिस्ट, मेटा क्रिएटिव अवेयरनेस असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ होती ही नहीं है मेटा क्रिएटिव अवेयरनेस। तो बची है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस। मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस क्या होती है? जब हमें अपने प्रोसेसिंग के बारे में, हमारे दिमाग कैसा करता है, हमारा दिमाग कैसे प्रोसेस करता है, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली मेरा कॉग्निशन कैसे काम कर रहा है, उसी के बारे में लैक है। उन्हें नहीं पता कि भाई सिंपल टास्क और डिफिकल्ट टास्क में उनकी अलग अलग कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल होता है। क्या इंडक्टिव थिंकिंग होती है, क्या डिडक्टिव थिंकिंग होती है, उन्हें नहीं पता होता। तो अभी फिलहाल उनमें किसकी लैक होती है? मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस की। तो ओनली 2 इज द राइट उत्तर इसका है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं। 18 19 ये आप कर दिया, टू गेट रिड ऑफ आना चाहिए था। और 20वां यहाँ पे भी 23% बच्चों को सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही बोथ 1 और 2 में लगाने में। यहाँ पे कहाँ क्रिएटिव चीज की बात हो रही है? कुछ है क्रिएटिव नाम का कुछ चीज यहाँ पे? वही सोच रहा है कि हर चीज याद कर सकता है, वो सिंपल और डिफिकल्ट टास्क में कोई फर्क नहीं कर रहा। तो भाई उसकी कॉग्निटिव चीजों में दिक्कत है, मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस उसकी नहीं है। ओनली 2 इसका आएगा। पॉइंट इज क्लियर। तो नाउ वी आर डाउन टू डिसिप्लिन 4 एंड 5। डिसिप्लिन 4 बहुत सुंदर होने वाला है, जो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। डिसिप्लिन 4 में ये तो कर ही लिया है, कौन कौन से रोल हैं ये उसी वो आपकी ब्रिटिश काउंसिल की किताब से ही मान लो। जो डिसिप्लिन 4 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 सवाल हैं ब्रिटिश काउंसिल वाली किताब से। तो मैं यही कह रहा था भाई, आने वाले आपको पीवाईक्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखेंगे। और ठीक है, अभी कर लेंगे कवर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। होप सो ये क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, है ना? मैं पसंद आया हूँगा। तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्लास कैसी लगी। प्लीज भाई एक हाथ जोड़ के विनती है, एक बार अपना कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी कैसी नहीं बता दिया करो भाई, ठीक है? और लाइक कर दिया करो। इतना तो कर सकते हो कि बस क्लास क्लास देखने के हो, ठीक है? कर दिया करो। चलो ठीक है, आपसे मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। कल मिलते हैं 11 बजे।